मैं आपको जो आज टॉपिक करवाने वाला हूँ ना, वो टॉपिक है अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स। इसमें कंप्लीट पार्टनरशिप है, शेयर्स है और अकाउंटिंग रेशोज़ है, राइट। सो ये मेन चैप्टर्स हैं। इसमें आपको प्राइमरीली 66 नंबर का पेपर इसमें कवर्ड हो जाएगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अगर आप पेपर जाने से पहले 1 या 2 बार इसको बस देख लेंगे ना, आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट याद रहेगा, बिल्कुल कंप्लीट पेपर में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो कंसेप्ट्स हैं ये। सबसे पहले पार्टनरशिप फंडामेंटल के। पार्टनरशिप फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। नॉमिनल की डेफिनेशन क्या है? नॉमिनल की अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम उसको नॉमिनल नेचर का अकाउंट बोलते हैं। सो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। ये क्या दिखाता है? इट शोज दी हाउ प्रॉफिट्स आर एप्रोप्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड का मतलब है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले अकाउंट को बोलते हैं। सो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर दिया होगा, सबसे पहले टू स्टार्ट विद टू प्रॉफिट और लॉस, नेट लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आया तो बाय नेट प्रॉफिट। सो पी एंड एल अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसलिए पी एंड एल का जो प्रॉफिट था, यानी कि डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल आया था एनपी, सो यहाँ पे वो क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे। क्रॉस एंट्री होती है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स एंड वाई। सो ये फर्म की इनकम्स हैं ऑन दी क्रेडिट साइड। ये फर्म का अकाउंट है प्राइमरीली, चाहे हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लेकिन फर्म पार्टनर को दे रही है। सो फर्म की जितनी भी इनकम्स है वो क्रेडिट साइड आएंगी। आई एम वंस अगेन सेइंग इट, फर्म का अकाउंट है ये, फर्म बनाती है। सो फर्म की इनकम्स क्रेडिट साइड आएंगी और फर्म के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएंगे। फर्म के एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड क्या होते हैं? अगर कोई नेट लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पार्टनर को, सैलरी कमीशन देना है, कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना है, या प्रॉफिट एंड लॉस जो हम पार्टनर के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट। पीएसआर इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पार्टनर्स को, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होगा तो कंपल्सरी है, चाहे लॉस भी हो तब भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो, तब भी वो पार्टनर को देना है, राइट। मोस्टली जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती हैं, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का पार्ट नहीं होती। सो डिफरेंस एक छोटा सा देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक्सपेंस। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितने भी ये सब चीज़ें एप्रोप्रिएशंस हैं, ये पार्टनर को हमने दिया है, सो फर्म ने एप्रोप्रिएट किया है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट होता है पी एंड एल अकाउंट में हमेशा। चार्ज मतलब कंपल्सरी है, देना ही देना है, जो एक्सपेंस हुआ वो देना ही देना है, राइट। इसलिए वो पी एंड एल में डालेंगे। कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल प्रॉफिट्स। सो मैंने अभी आपको बताया ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब जितना प्रॉफिट है उतना ही देना है बस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है नो, इट हैव टू एक्सीड द प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो लॉस शो करोगे आप। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है? पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये सब पार्टनर के एप्रोप्रिएशंस हैं। लेकिन जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो क्या होता है? पार्टनर को जो लोन दिया था उसका इंटरेस्ट, रेंट टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, यानी कि पी एंड एल की चीज़ें पार्टनर से जो रिलेटेड होती हैं कंपल्सरी होती हैं देनी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर एंड रेंट टू पेड टू पार्टनर एंड मैनेजरियल कमीशन जो है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन टू अ पार्टनर अकाउंट। देन पी एंड एल में डेबिट साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट, अब क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, प्लीज अंडरस्टैंड वंस अगेन, बाय पार्टनर, पार्टनर ने दिया है, अब पार्टनर को मिला है। सो पार्टनर को जो चीज़ मिलती है वो पार्टनर के करंट और कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, सो प्रॉफिट एंड लॉस से जाएगा। रेंट पे टू अ पार्टनर, आपने पार्टनर को रेंट दिया, सो आपका तो खर्चा है ना, सो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, पी एंड एल टू रेंट अकाउंट। मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन आपने दिया है, सो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन पेबल अकाउंट और बैंक अकाउंट, राइट। पी एंड एल टू मैनेजर्स कमीशन। मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट हैं वो दो तरह से बनते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड,
एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फर्दर दो अकाउंट्स बनते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जिसमें एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या कैपिटल विड्रॉ हो, वही रिकॉर्ड होगा और कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी कि रेकरिंग और करंट अकाउंट की चीज़ें उसमें रिकॉर्ड नहीं होंगी। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का हमेशा कैपिटल क्रेडिट बैलेंस रहेगा, प्लीज़ अंडरस्टैंड, क्रेडिट बैलेंस हमेशा रहेगा। पार्टनर का करंट अकाउंट क्या है? रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब रिकॉर्ड होता है, ये पार्टनर का करंट अकाउंट होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें सिर्फ एक ही बनता है अकाउंट और जिसमें फिक्स्ड कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट का मिक्सचर होता है, दोनों को मिला के एक ही अकाउंट बनता है। सो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड इन विच ऑल दी ट्रांजैक्शंस इन वन अकाउंट इज रिकॉर्डेड। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ, ऑलवेज अज्यूम दैट फर्म इज फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फर्म फॉलो कर रही है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हैज, अभी हमने पढ़ा क्रेडिट बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस हो? नॉर्मली जो करंट अकाउंट होता है ना उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, बट अगर पार्टनर ज़्यादा विड्रॉ कर लेता है तो उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है अगर उसने उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया तो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है या तो डेबिट या क्रेडिट, कुछ भी बैलेंस उसका हो सकता है। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जिसमें सारा कंबाइंड बनता है। सो नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। अब ये देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे थे, लेकिन जो एप्रोप्रिएशंस है ना वो ज़्यादा हैं, यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है और प्रॉफिट्स कम है, सो क्रेडिट साइड लेस है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले जितना पेबल है एप्रोप्रिएशंस का हर एक पार्टनर को वो हम लिखेंगे नॉर्मली, उसके बाद टोटल द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली। सो अगर मैं आपको करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, हमने लिख लिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को बी को, सो 1000 ए को है, 2000 बी को है, टू सैलरी टू बी 4000, ठीक है। अब मैंने ए और बी का अलग से मेंशन कर लेना है। ए को मैंने 1000 रुपया देनदारी है फर्म की और बी की देनदारी है 2000 एंड 4000 6000। अब मैंने इसकी रेशो बनानी है, देनदारी रेशो बोलते हैं 1:6। किस केस में? जहाँ पे प्रॉफिट्स कम होते हैं और एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होती हैं, यानी कि पार्टनर को जो पैसा देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ये सब ज़्यादा हैं। सो 1:6 के बेस पे अगर आपके पास 7000 का प्रॉफिट है ना, इंटू 1/7 यानी कि 1000 उसको मिलेगा। सो ये तो टोटली वैसे 7000 बनता है। सो अगर मैं लगाऊँ 5000 का प्रॉफिट है इंटू 1/7, सो 5000 इंटू 1/7 मीन्स पार्टनर ए विल रिसीव, जिसको 1000 मिलना चाहिए था उसको अब मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट कम है ना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट 5000 है। सो 7 7s are 49, 10, 7 1s are 7, 30, 7 4s are 28, उसको 714 रुपीज़ मिलेंगे और 5000 में से 714 माइनस करके जिस पार्टनर को 6000 देना था उसको उतना कम मिलेगा, 4286, राइट। सो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट दी अवेलेबल प्रॉफिट्स इन दी रेशो ऑफ प्रोपोर्शन, जो हमने स्टेप 3 में कैलकुलेट किया है। सो 1:6 जो हमारी एग्जांपल थी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग बैलेंस पे हमेशा कैपिटल कैलकुलेट होता है, ओपनिंग बैलेंस इंटू रेट बाई 100 इंटू 12/12। सो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो जिस मंथ में हुई है, अमाउंट इंट्रोड्यूस रेट बाई 100 इंटू कितने महीने पेंडिंग है, राइट, डिवाइडेड बाई 12। कैपिटल विड्रॉ की है तो अमाउंट जब जिस दिन विड्रॉ की है, जितने महीने आपने ओरिजिनल कैपिटल यूज़ की उतने महीने का लगेगा। सो 12/12 की बजाय मान लीजिए आपने 4 महीने पूरी कैपिटल यूज़ की, लेकिन उसके बाद 8 महीने आपने कुछ रिड्यूस्ड कैपिटल यूज़ की, सो वो रिड्यूस्ड कैपिटल का फिर 8 महीने का यहाँ इंटरेस्ट ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाएगा, राइट, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी प्राइमरीली जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर। सो इफ क्वेश्चन सेज कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, अगर पूरा चार्ज के लिए बोला है उसने, देन इट विल बी अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स। अगर उसने बोला है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, ट्रीटेड एज चार्ज करना है, देन उसको पूरा अलाउ करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबल प्रॉफिट्स। इफ द फर्म फॉलोज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन करंट अकाउंट बैलेंसेस। ये ध्यान रखना, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आप फॉलो कर रहे हो ना, ये वाला,
तब आपने पार्टनर का कोई भी वैल्यू कंसिडर नहीं करनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए। फिर जो कैपिटल का बैलेंस आएगा यानी कि ओरिजिनल कैपिटल बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी कि बाय बैंक, या टू कैपिटल विड्रॉन है तो टू बैंक। ये तीनों चीज़ें जब आप कैलकुलेट कर लोगे कौन सी, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर एडिशनल कैपिटल और माइनस कैपिटल विड्रॉन, जो बैलेंस बचेगा उस पे आपने फिक्स्ड कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। So if the firm follows fixed capital method, interest on capital will not be calculated on the current account balance, right? अब ओपनिंग कैपिटल हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इफ इन द क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है देन ओपनिंग कैपिटल हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक एग्जांपल, फ्लक्चुएटिंग मेथड है लेकिन एग्जांपल के साथ क्लोजिंग कैपिटल। सो आज शाम को आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं? योर फादर आस्क्स, योर पेरेंट्स आस्क कि मैंने आपको अभी आपकी पॉकेट में 1000 रुपीज़ हैं, तो आप ये बताओ कि सुबह मैंने आपको सपोज़ 1200 दिए थे, बाकी कहाँ हैं? 200 कहाँ गए? या वो कहेंगे कि मैंने आपको 500 दिया था, सो वो बाकी कहाँ खर्चा किया आपने, राइट? 200 एक्स्ट्रा कैसे आए और कहाँ गए वो सारी कैलकुलेशन। सो क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, उसमें ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, जो आप पैसा खर्चा कर गए हो, सो शाम को जो पैसा है उसमें दिन में जो आपने खर्चा किया वो ड्राइंग्स होगी ना आपकी, उसको आप ऐड करोगे। फिर आपने अगर कैपिटल किसी और तरीके से विड्रॉ किया उसको भी ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ऐड करोगे, लॉस हुआ है वो भी तो पैसा गया ना। सो यानी कि ये सारा क्या है, जो पैसा आपके हाथ से चला गया, ये सारा वो पैसा है जो अभी के अभी आपके हाथ से चला गया, आज दिन में आपके हाथ से चला गया, ये सारा इसमें ऐड बैक हो जाएगा। तो सबट्रैक्ट क्या होगा, जो पैसा आया है किसी भी शेप में आया। सो आपने कुछ और, आपके फ्रेंड्स ने पैसा दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, आपको कुछ सैलरी या कमीशन मिल गया, या किसी ने प्रॉफिट दे दिया। सो क्लोजिंग कैपिटल में सिंपल आपको लॉजिक बता रहा हूँ, ऐड क्या करना है, जो चला गया, जो पैसा आज दिन में चला गया उसको ऐड करना है, और जो पैसा आ गया, जो पैसा आ गया उसको माइनस करोगे। सो दिस बिकम्स ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है ये पॉइंट? इसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलेंगे। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तो सीधा ही है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है, अगर आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली उसको ऐड बैक कर लोगे, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, दैट बिकम्स योर ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होगा। सो आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी है। अगर आपको 31 मार्च की कैपिटल दी हुई है, इसका मतलब 1 अप्रैल वाली ढूंढनी है पिछले साल, राइट? कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। सो कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन, राइट? पार्टनर का कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो चीज़ें हैं इसमें अंडरस्टैंड करने वाली, प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, राइट? सो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्या होता है, जब हम जितना प्रॉफिट आया मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि 100 रुपीज़ अगर आपको कमीशन आया है, राइट, तो बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि आपने 10% यानी कि 10 रुपये कमीशन दे देने हैं। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें ऑलरेडी कमीशन इंक्लूडेड नहीं है, तो बिफोर। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, 100 इंटू 10 बाय 110। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी कमीशन इंक्लूडेड है। इस 100 रुपीज़ में कमीशन इंक्लूडेड है 10%, राइट? सो इसलिए 10 बाय 110 से उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। सो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेगुलर ड्राइंग्स, एक यूनिफॉर्म अमाउंट यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल पे आप विड्रॉ कर रहे हो, मतलब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आप 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हो, एनुअली आपने 12,000 विड्रॉ किया है, राइट? मिडल एंड एंड ऑफ एवरी मंथ, राइट? अब मैं आपको इसका एक टेबल बताता हूँ, आप बस वो टेबल, अगर कुछ नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत, डायरेक्टली टेबल अगर आप अपने माइंड में रख लोगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट? अब इस केस में क्या होगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब है 15th डे ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब है 30th और 31st डे ऑफ एवरी मंथ। क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर का मतलब क्या है, हम सबको पता होगा क्वार्टर होता है अप्रैल मई से लेके जून तक,
ठीक है, अप्रैल से जून। फिर होता है जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर तक। फिर होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर 31 तक। फिर होता है जनवरी से लेके मार्च तक। अब हम कहते हैं बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। हम कहते हैं मिडल। मिडल का मतलब है मई 15 इन दिस केस, राइट। इस केस में 15 अगस्त, इस केस में 15 नवंबर और इस केस में 15 फरवरी। एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब 30 जून, राइट, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। समझ आया। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कब से कब तक होता है? अप्रैल से लेके सितंबर तक और अक्टूबर से लेके मार्च तक। सो क्वार्टर हो गए 1 2 3 4, 4 क्वार्टर्स। ये हो गया 1 और 2 हाफ ईयरली, और मंथ 12 होते हैं, राइट। मैं कहता हूँ बिगिनिंग ऑफ मंथ, ओपनिंग मंथ, सो 1 अप्रैल एंड 1 अक्टूबर। मिडल ऑफ मंथ 1 जुलाई, 1 जुलाई, एंड इस केस में 1 जनवरी, ये मिडल हो गया, हाफ ईयरली का मिडल। सितंबर, लास्ट डे ऑफ सितंबर इज 30 सितंबर और 31 मार्च। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट यहाँ तक। अब हम एक्चुअल रेशो पे आते हैं। यहाँ पे मिडल, हर एक का मिडल में 6 6 6, ये याद रहेगा हमें। अब हम मंथ की बात करते हैं। मंथ, एक मंथ होता है ना, सो 12 महीने हैं, सो एक महीने की बात करेंगे, क्योंकि मंथ्स नहीं है, मंथ लिखा हुआ है, सो 1। इन सबको हमने 1/2 हाफ से डिवाइड कर देना है, सो विच मीन्स 0.5। तो इसका मतलब है अगर मिडल वाला 6 है तो बिगिनिंग वाला 6.5 होगा और एंड वाला 5.5 होगा, ठीक है। बिगिनिंग वाला उससे ज़्यादा होगा, एंड वाला उससे कम होगा। अब हम क्वार्टर की बात करते हैं। क्वार्टर 3 महीने का होता है, 3/2, यानी कि 1.5 का डिफरेंस होगा। 6 से 7.5 एंड 4.5, सो 1.5 ज़्यादा, 1.5 कम। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली 6 मंथ्स का होता है, बाय 3 मंथ्स का डिफरेंस। सो हाफ ईयरली का बिगिनिंग 9 मंथ्स का होगा और एंड 3 मंथ्स का होगा, राइट। सो आपने याद क्या रखना है? सिर्फ मिडल वाला। अगर महीना है तो 1 महीना है तो 0.5 का डिफरेंस हो गया, क्वार्टर है तो 3 है तो 1.5 का डिफरेंस हो गया, हाफ ईयरली है तो 3 का डिफरेंस हो गया। क्लियर? इस तरह से आपने इसको याद रखना है। सो रेगुलर ड्राइंग्स हम इसको बोलते हैं कि हर महीने या हर क्वार्टर बिगिनिंग, एंड और मिडल में, या हाफ ईयरली बिगिनिंग, एंड और मिडल में आप पैसा विड्रॉ करो, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे होगा? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ओवर 100 इंटू एवरेज पीरियड इंटू 1/12। सो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। सो आपने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो 12 महीने रह गए, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सो आपने मंथ में लास्ट ड्राइंग्स कब की? 1 मार्च को। सो 1 महीना रह गया, सो 12 + 1 13/2 यानी कि 6.5। सो इस तरह से भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड वो टेबल वाला जो मैंने अभी आपको बताया है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन टेक एवरेज पीरियड है 6 मंथ्स। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई तो आपको एवरेज पीरियड 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, दैट इज हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर। ये सीबीएसई ने अज्यूम किया हुआ है। इररेगुलर ड्राइंग्स, अभी तक हम रेगुलर ड्राइंग्स ही कर रहे थे। इररेगुलर ड्राइंग्स में सिंपल मेथड, सिंपल मेथड में क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच ड्राइंग फॉर द पीरियड जब हम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड में टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ओवर 100 इंटू 1/100। सो प्रोडक्ट कैसे आएगा? ड्राइंग्स, यानी कि आपने मान लो 5,000 रुपया ड्राइंग किया इंटू जितने महीने रह गए। सो उस साल में आपने पैसा वापस नहीं किया तो आपके मान लो आपने 1 जुलाई को पैसा विड्रॉ किया है 5,000 रुपया। सो बैलेंस मंथ्स कितने रह गए? बैलेंस मंथ 1 जुलाई के बाद 9 मंथ्स रह गए। सो 9 × 5 45,000 प्रोडक्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे आएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ 45,000 इंटू रेट, सपोज 10% है, इंटू 10/100 इंटू 1/12। नेक्स्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशंस आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट्स। जो भी एरर्स है रिलेटिंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर टू बी कवर्ड। सो फर्स्ट मेथड क्या है? पासिंग द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यूजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सो एक एडजस्टमेंट टेबल हम बनाते हैं, उसमें हम एडजस्टमेंट्स को गिवन इफेक्ट करते हैं, चाहे प्लस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है इन द एडजस्टमेंट टेबल। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और अकॉर्डिंगली अगर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर्स लेके आएंगे। सो अगर हमने इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशो किया, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन एडजस्टमेंट
रिवर्स द रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम उसको रिवर्स कर देंगे और रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे करेक्ट प्रॉफिट या लॉस में। उसका हम नेट इफेक्ट करेंगे स्टेप 1 एंड स्टेप 2 का, और उसके बाद हम सिंगल एंट्री नेट इफेक्ट करके स्टेप नंबर 3 की सिंगल एंट्री आ जाएगी। ये एडजस्टमेंट टेबल होता है, फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट एक्स और वाई की, तो उसके बाद प्लस था या माइनस था, प्लस था माइनस था, सो टोटल प्रॉफिट बैलेंस बच जाएगा। उसके बाद हमें प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो कोई पार्टनर लेके आएगा, कोई पार्टनर लेके जाएगा। नेक्स्ट इज गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। अब कई क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि कुछ पार्टनर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो नए एंटर करते हैं ना फर्म में, सो उनको बाकी के पार्टनर्स गारंटी करते हैं। सो पार्टनर्स हु गिव्स द गारंटी इज नोन एज गारंटिंग पार्टनर। पार्टनर हु गिव्स द गारंटी बियर्स द डेफिशिएंसी, जो गारंटी करेगा वही डेफिशिएंसी अगर प्रॉफिट में होती है कुछ वही बियर करेगा, गारंटिंग पार्टनर। सो डेफिशिएंसी इज बोर्न बाय गारंटिंग पार्टनर्स एग्रीड रेशियो में आउट ऑफ देयर शेयर। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इट इज बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी रिस्पेक्टिव रेशियो में। डेफिशिएंसी कब अराइज होती है? जब एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन गारंटेड प्रॉफिट। सो डेफिशिएंसी इज गारंटेड प्रॉफिट ज़्यादा है, एक्चुअल प्रॉफिट कम है। जनरल एंट्री क्या होगी? गारंटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको पैसा देना है, जिस पार्टनर को पैसा रिसीव होगा उसके क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। सो गारंटिंग टू गारंटेड पार्टनर्स, जिस पार्टनर ने पैसा देना है। सो जिस पार्टनर को पैसा देना है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, जिस पार्टनर ने पैसा देना है वो डेबिट साइड आ जाएगा। Guaranteed partner will be entitled to guaranteed profit even if firm incurs loss unless otherwise agreed. So minimum earnings that are guaranteed by firm partner to firm, any deficiency of such earnings will be borne by guaranteeing partner. So guaranteeing partner's capital account to P&L appropriation account. अगर फर्म ने देना है, अगर तो इंडिविजुअल पार्टनर ने देना है, जैसे इस केस में इंडिविजुअल पार्टनर ने देना था, सो उस पार्टनर ने जिसने पैसा देना है उसका क्रेडिट कर देंगे, जिसको देना है उसको डेबिट कर देंगे, राइट। लेकिन अगर फर्म ने देना है तो P&L एप्रोप्रिएशन से जाएगा, गारंटेड पार्टनर्स प्रॉफिट अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। दिस वाज द लॉन्गेस्ट फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 विच इज गुडविल। सो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल, एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमें दिया होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू उनका वेट्स, टोटल प्रॉफिट्स करके उनका वेट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ये मेथड सूटेबल कब होता है? व्हेन प्रॉफिट्स shows a trend upward और downward over the years. More weightage is assigned to the profits of recent year, जो होगा उसको ज़्यादा weightage प्रोवाइड करेंगे। अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट जब हमें दिया हो, हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं अब नॉर्मल लॉस को, राइट। अब इसमें देखो प्रॉफिट दिया हुआ ना हमें, तो उसमें जितने एक्सपेंसेस होंगे उसको हम ऐड करेंगे, जितनी इनकम्स होंगी उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इनकम्स हैं, सो प्रॉफिट्स में इनकम्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा? सिंपल एक लॉजिक है विच इज़, ये हम P&L अकाउंट बनाया, दिस इज P&L अकाउंट, यहाँ पे आता है ना टू नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट के सेम अकाउंट में सेम साइड में और क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक्सपेंसेस आते हैं सारे के सारे। ऑपोजिट साइड में क्या आता है? इनकम्स और लॉस। इसीलिए जो प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट में एक्सपेंसेस ऐड होंगे, लॉस होगा तो लॉस में इनकम्स ऐड होंगी। इसीलिए प्रॉफिट में इनकम माइनस होगा, एक्सपेंसेस ऐड होंगे। लेकिन अगर लॉस है तो लॉस में इनकम ऐड होगा और एक्सपेंसेस माइनस होंगे। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट के इनकम ऑपोजिट साइड है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस सेम साइड है तो हम ऐड करेंगे। क्लियर? ये सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस होगा, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, राइट। देन इट इज एडजस्टेड प्रॉफिट और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स आ जाएगा, राइट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो हमने ये फर्स्ट पॉइंट में एवरेज प्रॉफिट निकाला था, दिस वन, ये एवरेज प्रॉफिट निकला था ना हमारा,
राइट, डिवाइडेड माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उस पर कितनी आ रही है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस, इट इज कैलकुलेटेड एज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है ना हमें, सो ये होती है शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली हमें ये निकालनी है। सो टोटल ऑफ एसेट्स माइनस दिस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, सो बैलेंस इज कैपिटल एम्प्लॉयड। माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो इस तरह से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो विच आर मेड टू अर्न प्रॉफिट्स बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स एंड नॉट फॉर फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सो एसेट्स जो सेल परचेज करते हैं उसकी बात कर रहा है ये। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अज्यूम गिवन इन्वेस्टमेंट्स एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सो कैपिटलाइजेशन में दो मेथड्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस नेट प्रॉफिट, राइट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे आएगा? हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला ऊपर मेथड में, ये एवरेज प्रॉफिट आया ना यहाँ पे। सो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। जब हम ऊपर सुपर प्रॉफिट निकाल रहे थे तो हम NRR बाय 100 कर रहे थे, इसमें हमने क्या किया? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए NRR बाय 100 किया, राइट। इस केस में हम 100 बाय NRR करेंगे क्योंकि हमें कैपिटलाइज करना है, टोटल वैल्यू चाहिए। सो गुडविल ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? वो रेशियो इन विच वन और मोर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइस देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर गेनिंग पार्टनर्स। सो कोई भी ऐसा पार्टनर जो जब दूसरे पार्टनर के लिए अपना जो शेयर है प्रॉफिट्स में उसको फोरगो करता है सो दैट द अदर पार्टनर शैल अर्न मोर और बेटर, इसको हम सेक्रीफाइस बोलते हैं। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर इज सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर। गेनिंग रेशियो, ये वो रेशियो इन विच वन और मोर गेनिंग पार्टनर्स गेन प्रॉफिट शेयर फ्रॉम वन और मोर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सो इस केस में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए अपना शेयर छोड़ देता है। सो जो पार्टनर गेन करता है यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस द ओल्ड प्रॉफिट शेयर, इसको हम गेन प्रॉफिट शेयर बोलते हैं। इफ न्यू PSR इज नॉट गिवन देन इट कैन बी कैलकुलेटेड एज ओल्ड शेयर गेन्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस्ड शेयर। Treatment of goodwill. In case of reconstitution, goodwill is calculated to determine the amount by which gaining partner should compensate the sacrificing partner for their sacrifice in the future profits. So goodwill basically क्या है? जब भी हम reconstitution of partnership करते हैं ना, firm नहीं, reconstitution of partnership यानी कि change in profit sharing ratio, admission, retirement और death, जब भी ये चारों में से कोई एक चीज़ करते हैं तब एक पार्टनर हो सकता है सेक्रीफाइस कर रहा हो लेकिन दूसरा पार्टनर हो सकता है गेन कर रहा हो। सो जो गेनिंग पार्टनर है या जो इनकमिंग पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को अपना शेयर देगा, ठीक है, जो उसने सेक्रीफाइस किया है। इस कॉम्पनसेशन को हम क्या बोलते हैं? टोटल गुडविल इनटू गेन्ड शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट गेनिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सो ये जनरल एंट्री आती है इसमें। एग्जिस्टिंग गुडविल जो है वो राइट ऑफ हो जाती है, इज टू बी रिटर्न ऑफ। कैसे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाती है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं लेजर बना के दिखाऊं ना, सो दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे आती है 2 A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, गुडविल विड्रॉन। और जो पार्टनर को गुडविल मिलती है वो इधर आती है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जिस भी पार्टनर को मिली है। फॉर एग्जाम्पल A, B, C हैं लेकिन सिर्फ B को मिली है तो B के अकाउंट में आएगी, C और A के अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज द प्रीमियम फॉर गुडविल और एग्जिस्टिंग गुडविल। रिजर्व्स, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, जो भी रिजर्व्स और अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो पुराने पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेके जाएंगे। फिक्टिशियस एसेट्स वो डेबिट है, राइट, पुराने पार्टनर्स पैसा देके जाएंगे। सो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस बुक वैल्यू पे एंड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। फिक्टिशियस एसेट्स पार्टनर्स टू एडवर्टाइजिंग टू P&L अकाउंट। सो जब मैंने बोला ना वो डेबिट है वो क्रेडिट है, सो मैं लेजर बेसिस पे बोल रहा हूँ।
अगर डेबिट साइड पे वैल्यूज़ लिखते हैं किसी भी पार्टनर के लिए, टू ए, टू बी, टू सी, इसका मतलब ये पैसा विड्रॉ हो रहा है, सो इसका मतलब पार्टनर का एक्सपेंस है। अगर क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय सीज कैपिटल, इसका मतलब पार्टनर इज रिसीविंग द मनी, पार्टनर इज रिसीविंग, सो पार्टनर को पैसा रिसीव हो रहा है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन स्पेशल रिजर्व्स, सो वो लेजर की बात थी, ये जनरल एंट्रीज हैं, राइट, इसलिए हम जनरल एंट्रीज में इस तरह से लिखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन स्पेशल रिजर्व्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्या होता है? इट इज रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स to meet the possible liability of workers claim, like compensation payable in case of an accident. Following cases are applicable for its treatment. When no information of claim is given, claim does not exist. So WCR will be distributed normally. जो भी रिजर्व्स होंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे हम शो कर देंगे। ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, यहाँ आ जाएगा बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ए के कैपिटल में, बी के कैपिटल में, सी के कैपिटल में, राइट, तीनों के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा रिजर्व्स का जितना भी पैसा होगा। व्हेन क्लेम और WCR बराबर हैं तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, जितना रिजर्व थे उतने ही क्लेम हो गए। व्हेन क्लेम इज लेस देन WCR, सो क्लेम कम है। फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज से 10,000, लेकिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज 20,000, सो बैलेंस का 10,000 बाय WCR 10,000 रुपया ए, बी और सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब क्लेम ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू आएगा, सो जब क्लेम ज़्यादा है तो ये कुछ नहीं मिलेगा, तब क्या होगा, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। ये WCR क्लेम जितना रिजर्व है उतना क्लेम में यूटिलाइज हो जाएगा, जो रह गया वो डेबिट साइड टू WCR रिवैल्यूएशन अकाउंट में पैसा आएगा, राइट, एंट्री ट्रांसफर होगी। रिवैल्यूएशन लॉस विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम विल बी शोन एज लाइबिलिटी इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। जो नई बैलेंस शीट बनी है उसमें WCC यानी कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो लाइबिलिटी साइड में शो होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, so it is reserve that is created out of profits to meet permanent fall in the market value of investment अपनी original cost से। Following cases are applicable for its accounting treatment. When no information of market value is given, that is market value is equal to book value of investment. जब market value और book value investment की बराबर है तो IFR जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि जितना भी रिजर्व आपने रखा होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो IFR सारा का सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये क्रेडिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, सो बाय IFR ए, बी और सी तीनों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू या फॉल इन वैल्यू, तो क्या होगा, IFR अकाउंट डेबिट जितनी भी बुक वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट्स जितनी फॉल हुई है, एंड इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। सो बैलेंस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को। जब मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू यानी कि फॉल इन दी वैल्यू एंड IFR के बराबर है, सो IFR 10,000 का था, 10,000 ही वैल्यू, सो इसका मतलब IFR रिजर्व्स में कुछ नहीं बचा। अगर रिजर्व्स में कुछ नहीं बचा तो क्या होगा, पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा IFR का, सो IFR टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट चला जाएगा। व्हेन द मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, लेकिन IFR जो ज़्यादा है, IFR कम है, विच मीन्स रिवैल्यूएशन के थ्रू, रिवैल्यूएशन में एंट्री होगी टू इन्वेस्टमेंट्स, राइट। जितना डिफरेंस है, जितना IFR नहीं है आपके पास, जितना डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। सो रिवैल्यूएशन लॉस विल बी ट्रांसफर टू, जितना भी रिवैल्यूएशन का लॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से तो क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन आएगा। अगर हमने खर्चा किया है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे लिखा है, जब वैल्यू हमारे पास उतना पैसा नहीं था, ठीक है, फॉल इन दी वैल्यू माइनस IFR करके जितना बैलेंस बचा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा गिर गई है, रिजर्व्स उतना नहीं है आपके पास, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आएगा। अगर वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, एक तो रिजर्व्स है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, फिर रिवैल्यूएशन के थ्रू भी क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को उसके बाद जाएगा। सो रिवैल्यूएशन गेन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एट मार्केट वैल्यू इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। सो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फिक्टिशियस एसेट्स यूजिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एक ही एंट्री में हम कैसे ट्रीट करते हैं,
concept is applicable if these are retained in the books, that is continued in the reconstituted balance sheet as their old value पे ही. So reserves, P&L credit balance, advertising suspense माइनस होगा, P&L डेबिट बैलेंस भी माइनस होगा, राइट. सो ये आ गया ना, रिजर्व्स एंड P&L क्रेडिट बैलेंस, इधर एडवर्टाइजिंग सस्पेंस एंड P&L डेबिट बैलेंस. सो इनका नेट इफेक्ट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, राइट. सो दोनों को हमने पॉजिटिव को ऐड किया, दोनों नेगेटिव ऐड किया, तो नेट इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर उसका नेट इफेक्ट पॉजिटिव आता है यानी कि गेन आता है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा पैसा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. लेकिन अगर उसका नेट लॉस होता है, देन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. इसमें हम बनाते हैं फर्दर ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. सी, एक चीज़ ध्यान से समझ लो, एसेट्स जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं ना हम, रिवैल्यूएशन का पूरा नाम क्या है? इट इज़ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, राइट. सो एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, एंड एनी प्रॉफिट एंड लॉस राइजिंग फ्रॉम सच रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो एक नॉमिनल अकाउंट बनता है जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं. आपको याद होगा पीछे भी हमने कवर किया है, P&L एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट है. तो नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन क्या होती है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें हम प्रॉफिट या लॉस को जज करते हैं, उसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं. सो टू एसेट्स, जो एसेट्स डिक्रीज हुए हैं, इंडिविजुअल एसेट्स, इंडिविजुअल लायबिलिटीज़ जो इंक्रीज हुई हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, इसको हम इंक्रीज इन लायबिलिटी भी मान लेते हैं. सो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर को पैसा दिया है हमने, रेम्यूनरेशन दिया है, राइट. कैश और बैंक अकाउंट यानी कि कुछ भी एक्सपेंसेस हुए हैं, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन एक्सेट्रा. एसेट्स अगर इंक्रीज हुए हैं तो क्रेडिट साइड आएंगे, लायबिलिटीज़ डिक्रीज हुई हैं तो क्रेडिट साइड आएंगी. अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्या होता है? अनरिकॉर्डेड एसेट होता है वो एसेट जो पहले रिकॉर्ड नहीं किया. सो इसको इंक्रीज इन एसेट ही मानते हैं. सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा अगर ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा. ये साइड ज़्यादा है, ये साइड कम है, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ जाएगा. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर मैं स्ट्रेट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? बाय इंक्रीज इन एसेट बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, टू डिक्रीज इन एसेट टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी by unrecorded asset, to profit transferred to partners capital account or current account, by loss which is transferred to partners capital or current account. That's it. This is the revaluation account. Okay, let's move forward. So assets and liabilities will appear in the reconstitution balance sheet as their revised values. जो नई बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उस पर हम न्यू वैल्यू में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मेंशन करेंगे. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ यूजिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के साथ कैसे करेंगे. ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है अगर रीवैल्यूड एसेट्स और लायबिलिटीज़ रिटेन करते हैं हम बुक्स में, राइट. हम अपनी बुक्स में रीवैल्यूड एसेट्स रिटेन करते हैं, लायबिलिटीज़ को रिटेन करते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूड इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड वैल्यू. इंक्रीज इन एसेट, दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट. अब देखो जो हमारी इनकम है, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, हमारी इनकम है ना प्लस में आ गई. जो हमारी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस हैं विच इज़ इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट, ये माइनस में आ गई. सो बैलेंस इज नेट इफेक्ट. सो अगर नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल और करंट अकाउंट, और अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ठीक है. सो इसका मतलब होता है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसका मतलब होता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. यानी कि ये फिगर प्लस में आई है तो प्रॉफिट आ गया, ये फिगर माइनस में आई है तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो पार्टनर्स देंगे. अगर प्लस में आई है तो पार्टनर्स को मिलेगा, राइट. सो ये हैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स का बेसिक कंसेप्ट्स. फर्दर 4, 5, 6 चैप्टर्स भी हम करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो ऑलरेडी 40 मिनट्स की हो गई है. सो लेट्स कवर द फर्दर इनटू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के पार्टनरशिप के चैप्टर्स कवर करेंगे, राइट. टेक केयर, गुड.